जिसको हम लोग डायरेक्टली उसका लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते। जैसे हम लोग अभी एग्जांपल देखे थे कि an+2 इज इक्वल टू an+1/2, मतलब उसका एरिथमेटिक मीन ले रहे थे, तो उसका डायरेक्ट हम लोग लिमिट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। तो किसी सीक्वेंस को कन्वर्ज बताने के लिए हम लोग कुछ थ्योरम का यूज करते हैं, क्योंकि लिमिट यूनिक लिमिट पॉइंट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उसका लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट हर सीक्वेंस का अपने को लिमिट पॉइंट पता नहीं होता, बट हाँ ये पता होता है कि ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस है जो सिर्फ इतना पता है कि ये सीक्वेंस जाके कन्वर्ट कर रहा है, बट ये किस पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है ये अपने को पता नहीं। तो इसीलिए अब हम लोग कुछ ऐसे टूल्स है जिसका यूज करके हम लोग ये बता सकते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं, जिसमें अपने को लिमिट के बारे में नहीं पता है, बट ये पता है कि सीक्वेंस किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म डिस्कस करेंगे, एक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। किसी भी सीक्वेंस को मोनोटोनिक, ये इंक्रीजिंग का सिंबल है, कि किसी भी सीक्वेंस को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कब बोलते हैं, जब उसका नेक्स्ट टर्म उसके प्रीवियस टर्म से क्या होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया कि सीक्वेंस अगर एक बार राइट की तरफ देख रहा है ना, तो वो या तो वो उसी पॉइंट पे रुक जाएगा या तो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब अगर सपोज मेरे पास ये A1 है, तो अब A2 के पास ऑप्शन क्या है, या तो वो खुद A1 हो या तो उसके राइट में जाए, कभी भी A1 के लेफ्ट में नहीं जा सकता। ये सीक्वेंस हो जाता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मतलब A1 इज लेस देन इज इक्वल टू A2 इज लेस देन इक्वल टू A3, कुछ इस टाइप के सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ऐसे ही अगर किसी सीक्वेंस का हर टर्म A1 से ग्रेटर है, A1 से लेस देन है, तो हम लोग ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। कब, जब an इज ग्रेटर देन an+1। हम लोग आगे प्रूव करने के लिए क्या यूज करेंगे कि an माइनस an+1 अगर ये नॉन पॉजिटिव आ जाता है, या फिर तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि सीक्वेंस मेरा इंक्रीजिंग है। ऐसे ही अगर किसी को मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बताना है, तो हम लोग क्या प्रूव करेंगे कि जो an माइनस an+1 है ये क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव आना चाहिए। क्लियर है सबको ये? तो ये मेथड होता है, मैं एक ये डिफाइन करूंगा an माइनस an+1। अगर मैं इसको पॉजिटिव बता दूं तो सीक्वेंस मेरा कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अरे डिक्रीजिंग गलत लिख रहा हूँ कुछ, सही है। या फिर इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं कि an+1 माइनस an ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, और इसको कैसे लिख सकते हैं, an+1 माइनस an लेस देन 0। तो ये यूज करते हैं मोस्टली, वैसे दोनों चलता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डेफिनेशन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ये यहां तक क्लियर है सबको? तो अब अगर अपने को कोई भी सीक्वेंस मिल गया, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, उसका रेंज सेट फाइंड आउट करना, लिमिट पॉइंट फाइंड आउट करना, ठीक है। लेकिन अगर सपोज इन केस ऐसा हो गया कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट पता नहीं चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं, और क्या चेक करेंगे, सीक्वेंस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। एक टर्म और होता है स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में क्या होता है कि an+1 ग्रेटर देन होना चाहिए an से। ऐसे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि an+1 इज लेस देन an आना चाहिए। बट सिर्फ ये जो ग्रेटर देन इक्वल का साइन था, इसमें से इक्वल का साइन हट जाता है, लेस देन इक्वल में से इक्वल का साइन लेस, मतलब ये कुछ ऐसा आना चाहिए कि जब इंक्रीजिंग की बात करेंगे तो a1 इज लेस देन a2 इज लेस देन a3 इज लेस देन a4 ऐसा, और जब डिक्रीजिंग की बात करेंगे तो a1 ग्रेटर देन a2 ग्रेटर देन a3 ग्रेटर देन a4। तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अगर क्वेश्चन में सपोज पेपर में
सिर्फ मोनोटॉनिक लिखा है, तो मोनोटॉनिक का मतलब होता है ये an+1 या तो ग्रेटर देन an होगा या तो फिर an+1 लेस देन। अगर इंक्रीजिंग बोला है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग, तो ये मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग बोला है तो ये वाला। क्लियर है सबको ये? जब तक वो ये वर्ड नहीं यूज करेगा तब तक इसको हमेशा इक्वल समझना है, ठीक है। हाँ, जब ये टर्म यूज करेंगे तब अपने को कौन सा डेफिनेशन यूज करना है ये। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कहीं पे अगर फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल में क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ मोनोटॉनिक, तो हम लोग कांस्टेंट टर्म यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा सीक्वेंस जो कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो ये कैसा सीक्वेंस है? ये मोनोटॉनिक सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ रहा है तब ये रॉन्ग हो जाएगा। ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। हाँ, बट अगर सिर्फ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये मोनोटॉनिक है, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग भी है और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग भी है। सिर्फ कांस्टेंट सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जो बोथ मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग। क्लियर है ये पॉइंट? बट हाँ, स्ट्रिक्टली अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग या मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग नहीं है। कांस्टेंट सीक्वेंस किसको बोलते हैं? जिसमें एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब an=c, या फिर ऐसे लिखते हैं कि किसी भी सीक्वेंस का जो रेंज सेट है उसमें सिर्फ एक सिंगलटन एलिमेंट आना चाहिए। अगर रेंज सेट में अगर एक सिंगलटन एलिमेंट आ रहा है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस, या फिर an की वैल्यू c आनी चाहिए और एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ऐसे सीक्वेंस को कांस्टेंट सीक्वेंस बोलते हैं। और कांस्टेंट सीक्वेंस ऐसा सीक्वेंस है जो बोथ मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, ठीक है। और ये चीज याद रखना है, जब भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस चेक करना है, सीक्वेंस के जो पॉइंट होंगे ना टर्म्स, उसको प्लॉट करो यहाँ पे। और इस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैं किसी पॉइंट पे हूं तो मैं सिर्फ राइट में जा सकता हूं, उसके लेफ्ट में नहीं जा सकता। ऐसे ही जब कोई सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, जब भी मैं a1 पॉइंट को लिख रहा हूं तो याद रखना सिर्फ मेरे पास चॉइस लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में नहीं। इससे क्या पता चलता है? इससे कुछ आइडिया मिल रहा है कि अगर कोई एक सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो मैं सिर्फ उसके राइट में जा सकता हूँ, लेफ्ट में मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। ऐसे अगर कोई सीक्वेंस मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है तो मैं सिर्फ लेफ्ट में जा सकता हूँ, उसके राइट में नहीं जा सकता, क्योंकि बाय डेफिनेशन है। तो इससे क्या एक रिजल्ट क्या पता चल रहा है? इससे कुछ आइडिया लग रहा है यहाँ से कि अगर कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? इससे डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ रहा है? नहीं, अभी कन्वर्जेंट वगैरह कुछ नहीं आया, अभी वो बाद में देखेंगे। डायरेक्ट इससे क्या पता चल रहा है? यहाँ अपर बाउंड नहीं, सिर्फ लोअर बाउंड। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इट हैज अ, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको? इसके पास इन्फिमम होगा। ऐसे ही एन अगर डिक्रीजिंग है तो इसके पास क्या होगा? ये बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि वैल्यू जो फर्स्ट पॉइंट है और उसका इन्फिमम हमेशा क्या होता है? a1, और इसका सुप्रीमम हमेशा क्या होता है? a1। ये पॉइंट क्लियर है सबको? जब भी कोई इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वो हमेशा बाउंडेड बिलो होता है। सीक्वेंस अगर मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग है तो वो हमेशा क्या होता है? बाउंडेड अबो। ये पॉइंट क्लियर है सबको? इससे होता ये है कि अगर सीक्वेंस एक बार इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दे दे तो अपने को इसमें सिर्फ क्या चेक करना है? इसका अपर बाउंड, और डिक्रीजिंग सीक्वेंस का क्या चेक करना है? सिर्फ लोअर बाउंड। मतलब ये अपने को बाय डिफॉल्ट यहाँ से क्या मिल जाता है कि ये सीक्वेंस जो है बाउंडेड बिलो है, और इससे ये पता चल जाता है कि सीक्वेंस बाउंडेड अबो है। तो ये अपने को ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है, रेडीमेड है अपने पास। अपने को सिर्फ चेक करना है यहाँ पे अपर बाउंड और यहाँ पे चेक करना है लोअर बाउंड। ये पॉइंट पहला नोट क्लियर है सबको यहाँ से?
तो पहला ऑब्जर्वेशन तो यही है कि जब भी कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा तो वो एक साइड से बाउंड होता है। सिर्फ अपना काम क्या करना, सिर्फ उसको सेकेंड साइड से चेक करना है। तो यहां तक क्लियर? एक बार यस कर दो सब पहले। हेलो, ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? चेक करो इसको। इसमें A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 1। ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है? मैसेज करो एक बार। ध्यान दें यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, अगर इंक्रीजिंग है तो इसके आगे आई लिखना, अगर डिक्रीजिंग है तो उसके आगे डी लिखना, अगर दोनों नहीं है तो कैंसिल करना। ठीक है? मतलब क्वेश्चन नंबर लिखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो 2 के आगे क्या लिखना? आई। सपोज क्वेश्चन नंबर 4 इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं, तो उसके आगे क्रॉस लिखना। ठीक है? ऐसे हर एक क्वेश्चन का सेंड करना। क्वेश्चन नंबर 1 का बताओ, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है? डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं?
एक तो सिंपल अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ये मेरे पास कहीं यहाँ पे 1a1 है, a2 मेरे पास a1 है। मैं इसको प्रीवियस को ऐड कर रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव टर्म है, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो ये, ऐसे ही दोनों पॉजिटिव टर्म को ऐड करेंगे, और दोनों कैसा नंबर है, नॉन जीरो पॉजिटिव है। तो जब दो नॉन जीरो पॉजिटिव टर्म को जब ऐड करते हैं तो वो हमेशा नंबर उससे ग्रेटर ही आता है। ठीक है, अगर जीरो हो जाएगा एक तब इक्वल होता है, अगर माइनस में होगा तो कम ज्यादा हो सकता है। तो ये धीरे धीरे इसका नेक्स्ट टर्म इससे हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अगर इन जनरल प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, अपने को जस्ट ये प्रूफ करना रहता है कि an+1 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू an। अगर a1 a2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसके सारे टर्म्स जो आएंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। तो यहां से अपने को क्या पता चलता है कि an ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहां से अपने को an ग्रेटर देन 0 पता चल जाता है। तो अपने को a1 को क्या बताना है, ध्यान दो, an+1 ग्रेटर देन an बताना है। an+2 माइनस an+1 ये कैसा आ रहा है, an आ रहा है, और an कैसा है, ये हमेशा पॉजिटिव है। तो जब भी an पॉजिटिव आएगा तो an+2 ग्रेटर देन an+1, मतलब नेक्स्ट टर्म हमेशा उसके फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसा नहीं कि an+1 ही ग्रेटर देन an+2 होना चाहिए, और an से ग्रेटर देन होना चाहिए, कोई भी नेक्स्ट टर्म उसके प्रीवियस टर्म से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए। इससे क्या पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है, वैसे ये ग्रेटर देन भी नहीं आता, ग्रेटर देन इक्वल भी नहीं आता, ये ग्रेटर देन आता है। अगर मैं इसको छोड़ दूं, अगर n को ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 ले लूं तो ये हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाता है। ये क्लियर है सबको? वैसे यहाँ पे 2 है तो जरूरत नहीं है, 2 भी लिख देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 3 और 2। तो पहला क्लियर है सबको, तो डायरेक्ट भी पता चल रहा है और इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। सेकेंड वाला, ये वाला सीक्वेंस, ये भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। पहले मैं अगर 1 को ऐड करूंगा तो 1, फिर उसमें पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहा हूँ 1.5, फिर और एक पॉजिटिव टर्म ऐड करूंगा तो 1.5 प्लस 0.33 मतलब 1.83 आएगा, फिर 1.4 ऐड करूंगा मतलब 0.25, तो इसमें 0.25 ऐड कर देंगे 2.08, फिर ऐसे 1/5 ऐड करेंगे तो 0.2 मतलब 0.28 आ जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हर नेक्स्ट टर्म में मैं एक पॉजिटिव टर्म को ऐड कर रहा हूँ। अब अगर इसको इन जनरल प्रूफ करना है तो इन जनरल अपने पास क्या है कि an+1 ग्रेटर देन an बताना है। तो an+1 टर्म क्या होगा, 1 प्लस 1/2 से लेके 1/n प्लस 1/n+1। ये बताने से अच्छा मैं ये भी तो बता सकता हूँ। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो इसमें कितने टर्म आएंगे, 1 से लेके 1 प्लस 1/n तक। तो ये सारे टर्म्स कैंसिल होके सिर्फ क्या बचेगा अपने पास, 1/n+1। ये हमेशा ग्रेटर देन होता है, 1/n+1 ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब क्या आ गया कि जो an+1 माइनस an ये किसके इक्वल आ रहा है, 1/n+1, और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैसे ग्रेटर देन भी नहीं, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा कि an+1 माइनस an इज, तो an इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। क्लियर है सबको? ये ऐसे सेकेंड ये वाला प्रूफ करो। थर्ड,
हम्म तो पहले सिंपल ऑब्जर्वेशन कैसा है अपना, √2 है। सेकंड में क्या होगा, देखो पहले a1 की वैल्यू क्या है, a1 इज इक्वल टू 0। तो जब मैं a2 करूंगा तो ये 0 आ जाएगा, तो ये √2। तो a3 करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस √2। जब मैं a3 ऐड करूंगा तो ये 2 प्लस √2। इससे क्या पता चल रहा है कि ये अपना 0 है, ये 1.414 होगा। और क्लियरली ये वैल्यू किससे है, मतलब 1 से ग्रेटर देन है ना। और जब भी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन होता है तो उसका जो रूट के अंदर जितनी वैल्यू इंक्रीज करेंगे ना, उतना उसका जो आंसर आता है वो भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर मैं इसमें कुछ टर्म और ऐड कर रहा हूँ और इसका रूट निकालूंगा ना, तो वो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। फिर ये देखो, ये ऑलरेडी जितना भी था, इसमें अगर मैं √2 ऐड कर रहा हूँ ना, तो ये वैल्यू और इंक्रीज हो जाएगी। अगर 2 से ये वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ये इससे इंक्रीज जाएगा। तो एक तो ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट दिख रहा है ये कैसा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब अगर इसको प्रूव करना है तो इसको हम लोग बाय इंडक्शन प्रूव कर सकते हैं। इंडक्शन में क्या होता है, क्लियरली a1 इज ग्रेटर देन और a2 इज ग्रेटर देन a1, क्योंकि a1 0 दिया है और a2 √2। तो पहले के लिए ट्रू हो गया। और उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, सपोज पॉसिबल ak प्लस 1 ग्रेटर देन ak, ये एज्यूम कर लेते हैं। ये अपने पास सपोज इंडक्शन हाइपोथेसिस है, ak प्लस 1 इज ग्रेटर देन ak। अब अपने को ये बनाना है, जैसे यहाँ पे ये an है, मुझे 2 लिखना है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2ak प्लस 1। अगर किसी इनइक्वालिटी में अगर मैं दोनों साइड किसी सेम पॉजिटिव नंबर को ऐड करूं, तो क्या इसके इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट होता है? 'तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये 2 है और ये एक पॉजिटिव नंबर, ये 2 और एक पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं इसका रूट ले लूं, स्क्वायर रूट, तो क्या इसके इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट होगा? अगर नंबर 1 से ग्रेटर देन है, बट यहाँ पे तो 2 से ग्रेटर देन है, तो अगर मैं उसका रूट लूं तो क्या उसके इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट होता है? याद रखना 0.4, 0.9, इसमें ग्रेटर कौन सा है? या फिर ऐसे ही मत लो, इसका स्क्वायर कितना होता है? और इसका स्क्वायर कितना होता है? निकालो इसका आंसर। 0.04। और ये कितना आता है? 0.5, 0.5, 0.25, ये आता है ना 0.25। तो अगर जब भी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, तो इसका स्क्वायर रूट लेने पे इसके इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इसको क्या बोल सकता हूं मैं?
इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? जब यहाँ पे ए के है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए के प्लस वन, और जब यहाँ पे ए के प्लस वन है इसको लिख सकता हूँ ए के प्लस टू। तो जब भी नेक्स्ट टर्म उसके प्रीवियस टर्म से ग्रेटर देन इक्वल है तो इसको हम लोग क्या बोल दें कि जो ए एन है वो कैसा सीक्वेंस आ जाएगा? इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस। ठीक है, तो हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हम लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये कैसा सीक्वेंस जाएगा? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो बहुत सारे इनइक्वालिटी या बाउंडेड सीक्वेंस या इंक्रीजिंग सीक्वेंस चेक करना है, या तो अपने को इनइक्वालिटी पता होना चाहिए या फिर अपने को मैथमेटिकल इंडक्शन से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये सब तो सिंपल है। फोर्थ क्या आएगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, एक बार भी राइट में जाके मैं लेफ्ट में आ गया तो ये कभी भी इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। एक बार लेफ्ट में जाके अगर मैं राइट में आ गया तो वो कभी भी डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। तो जो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है तो ये क्रॉस आएगा, मतलब ये इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं। फिफ्थ, ये दोनों आएगा कि ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। लास्ट वाला सीक्वेंस, अच्छा यहाँ पे फिक्स नहीं है कि 2 लिखेंगे, इसमें 9 भी लिख सकते हैं, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, 2 के लिए बताओ इसको। तो बहुत ही फेमस सीक्वेंस है इनवेरिएंट सब सीक्वेंस। ऐसे टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं। अच्छा हाँ, इसका ए वन तो बताया नहीं ना। ए वन है 3/2। कैसा सीक्वेंस है ये? इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या दोनों नहीं?
मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ये। इंक्रीजिंग तो नहीं होगा क्योंकि यहीं से इंक्रीजिंग नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक चेक कर लेते हैं। तो A3, तो A2 क्या है अपने पास 17/12 प्लस 24/17, 1/2, 17 का 2 89, 240 का 48, 288, 17 का नहीं, डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीजिंग तो नहीं है, हो सकता है आगे चल के फिर इंक्रीज हो जाए, क्योंकि डिक्रीज तो हो गया, मतलब A2 में भी डिक्रीज हो गया, A3 में भी डिक्रीज हो गया। तो मतलब या तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा या तो फिर दोनों नहीं होगा। तो मतलब ऐसे इसको चेक तो नहीं कर सकते। तो ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन से मतलब पुट करके ये नहीं चेक कर सकते कि ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि A2 निकालने में ही हालत खराब हो गया, A3 निकालने में बहुत टाइम चला, अगर A4 निकालने जाएंगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट चले जाएगा, ठीक है। तो अब इसको मतलब प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें से कुछ इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो ये an+1 ये आ जाएगा अपने पास an² 2/2an। तो जब अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2an इंटू an+1 इज इक्वल टू an² + 2। तो देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये an के टर्म में क्या बना रहा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, an² माइनस 2an इंटू an+1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सीक्वेंस एक फंक्शन है और इसका रेंज क्या है, ये an की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। ये जो an है, an क्या है मेरा रेंज सेट है ना सीक्वेंस का। an को क्या बोलते हैं हम लोग कि जो सीक्वेंस की जो रेंज सेट में जो पॉइंट आते हैं ना वो an होता है, a1 a2 a3। बट ये रहता क्या है, नेचुरल नंबर रहता है या रियल नंबर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये an क्या हो सकता है, रियल रहता है। और तो किसको बिलोंग करेगा ये,
रियल नंबर को ना, an क्या होता है, इमेज ऑफ फंक्शन फ्रॉम n टू रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, मतलब जो सीक्वेंस लेंगे हम लोग। तो हम लोग रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो मतलब मेरा इमेज भी क्या होगा, रियल आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये रियल वैल्यू कब आएगी, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास अगर ये an के टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, तो इसके पास रियल रूट कब होंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। ग्रेटर देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू, जीरो आता है फिर भी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बी क्या है यहाँ पे, माइनस टू टाइम्स ए एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स इसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे वन, और सी क्या है यहाँ पे जीरो। इसको सॉल्व करेंगे तो फोर ए एन प्लस वन स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे ही देखते हैं, फोर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फोर फोर कॉमन। इससे क्या इंप्लाई होता है कि जब भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ए होगी, तो इसका मतलब या तो एक्स लेस देन माइनस ए है, या तो एक्स इज ग्रेटर देन प्लस ए है। तो इससे ये पता चल रहा है कि या तो ए एन प्लस वन की वैल्यू ग्रेटर देन रूट टू आएगी, या फिर ये लेस देन रूट माइनस, मतलब माइनस रूट टू होना चाहिए। बट ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, सब पॉजिटिव ही है। तो जो नया टर्म बनेगा, क्योंकि ए एन तो इन जनरल है, अगर ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव, तो आंसर मेरा हमेशा किस में आने वाला है, कोई भी ए एन प्लस वन कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ए एन मेरा पॉजिटिव। तो इसका मतलब वो लेस देन वाला तो होगा ही नहीं। इससे क्या पता चल रहा है अपने को कि ये सीक्वेंस क्या हो गया। इससे कुछ बोल सकते हैं हम लोग, इससे क्या पता चलता है कि सीक्वेंस कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल सकते हैं, या फिर कुछ और बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो सीक्वेंस का हर टर्म अगर किसी फिक्स नंबर से